नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, जो आगामी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, जैसे एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है, यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है और लेखपाल की आपकी जो परीक्षा होने वाली है, उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की हम सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। तो आपने अगर उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तथा आज से हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो विश्व भूगोल का वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न आपके हैं एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए तथा लेखपाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रह, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे 100% सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ग्रहों की गति का जो नियम था किसने प्रतिपादित किया था, आपको बताना है। तो ग्रहों की गति का जो नियम था यह प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यह बिल्कुल सही क्रम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताते चल रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रह यहाँ पे दिए गए हैं उनकी क्या क्या खास बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको मैं 1 बाय 1 करके आपको बताते चल रहा हूँ। आप नोट डाउन करते रहिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो आप याद करिएगा, जो यह बुध ग्रह है इसका अपना कोई उपग्रह नहीं। तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसे दो ही ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं। एक तो आपका हो गया बुध हो गया और एक आपका हो गया शुक्र। बुध और शुक्र इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा जो आपका बुध ग्रह है यह सबसे छोटा ग्रह है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो बुध ग्रह है यह सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट आइए जान लेते हैं। तो पहला फैक्ट जो मैंने आपको बताया, जो आपका शुक्र ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, आपका शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा दूसरी खास बात क्या है, यह जो आपका शुक्र ग्रह है यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में जो है परिक्रमा करता है। बाकी जो आपके ग्रह होते हैं वे पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन आपका जो शुक्र ग्रह है यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करता थी। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। सिर्फ 2 ही ऐसे उपग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। पहला तो आपका हो गया शुक्र हो गया और दूसरा ग्रह आपका है अरुण। ये दोनों ग्रह जो होते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन बाकी के जो आपके ग्रह होते हैं वे आपके पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद शुक्र ग्रह की और खास बातें क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। तो जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आकार और बनावट में समानता के कारण जो पृथ्वी है, जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका शुक्र ग्रह है इसको भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं। हम भोर और सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके अलावा यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह भी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका शुक्र ग्रह है यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह भी शुक्र है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है शुक्र ग्रह से रिलेटेड, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। वहीं अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। मंगल ग्रह पर एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है निक्स ओलंपिया नामक जो पर्वत है आपको मिलेगा। कहाँ पे, तो मंगल ग्रह पे। इसकी खास बात क्या है,
तो यह जो निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक है, तथा यह जो आपका पर्वत है आपको मिलेगा मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डिमोस। आप ऐसे याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस 2 इम्पॉर्टेंट उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। इसके अलावा जो आपका मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो मंगल ग्रह है इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह और आपका जो बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मौजूद है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इन ग्रहों से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया है सबसे चमकीला और सबसे जो गर्म ग्रह है वह है शुक्र, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, शुक्र। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी आपको मिलेगा कहाँ पे, चंद्रमा पे, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। चंद्रमा पे आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के अध्ययन को हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एक चीज, 2 चीज मैं आपको बताते चल रहा हूँ। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और पृथ्वी से चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी है उसको हम कहते हैं अपभू। तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी होती है उसको हम कहते हैं अपभू कहते हैं, अपभू दूरी कहते हैं। तथा पृथ्वी से चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम कहते हैं उपभू। तो दोनों का आप याद रखना है, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी को हम कहते हैं अपभू और पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं उपभू। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां पर समान होती है आपको बताना है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है कहां पर समान होती है, तो भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी मतलब भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात की जो अवधि होती है वह एक समान होती है। तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दिन आपको बताना है कि पृथ्वी पर जो दिन व रात होते हैं किसके कारण होता है आपको बताना है। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है यह किसके कारण होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं इसी कारण से होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पृथ्वी अपनी कक्षा में किस दिशा में गति करती है आपको बताना है। तो पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही जाएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है जिसको हम अपसौर कहते हैं, यह कब होती है आपको बताना है। तो अपसौर और उपसौर दोनों आपको याद रखना है। तो पृथ्वी से अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं तथा यह कब होती है, तो यह 4 जुलाई के दिन होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है इसे आपको याद रखना है। इसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है जिसको हम उपसौर कहते हैं, यह कब होती है। तो उपसौर की स्थिति कब पैदा होती है, तो यह 3 जनवरी को पैदा होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो कब होती है, 3 जनवरी को होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वह कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। तो आपको याद रखना है, इसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य है इसका रासायनिक संगठन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सूर्य के रासायनिक संगठन में सबसे एक पे आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग सूर्य के रासायनिक संगठन में इसकी मात्रा होती है लगभग 71% सूर्य में हाइड्रोजन आपको मिलेगा। इसके बाद हीलियम होता है, उसके बाद अन्य तत्व पाए जाते हैं। क्रम भी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है सूर्य के रासायनिक संगठन में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्न में से किस तिथि को दिन और रात समान होते हैं आपको बताना है। तो दिन और रात समान कब होते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं या बराबर कब होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था 21 मार्च और आपका 23 सितंबर, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। यह बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसी कारण से इन दोनों तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं तथा इस स्थिति को हम विषुव के नाम से जानते हैं। यह जो स्थिति होती है इसको हम विषुव यानी कि इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, चंद्र ग्रहण कब लगता है आपको बताना है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण आपका कब हो जाएगा? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो उस स्थिति में आपका सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। तो दोनों स्थितियां आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है यह कहाँ से गुजरती है आपको बताना है। तो प्रधान मध्याह्न जो रेखा है आपकी कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रीनविच। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीनविच से आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतराल होता है आपको बताना है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय का अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, 4 मिनट का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको हम क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत आपकी होती है और क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट यानी कि भू प्रॉपर्टी सबसे ऊपरी परत होती है। उसके बाद आपको मिलेगा मेंटल दूसरे नंबर पे और क्रूड आपका तीसरे नंबर पे होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपको बताना है। तो पृथ्वी पर यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरी लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व सबसे अधिक मात्रा में और संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व सबसे अधिक मात्रा में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में। तो पृथ्वी के अगर क्रस्ट की बात हो तो ऑक्सीजन पहले नंबर पर हो जाएगा, फिर सिलिकॉन हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर लोहा हो जाएगा और फिर कैल्शियम का स्थान आता है। यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलेगी, फिर सिलिकॉन मिलेगा, फिर एल्युमिनियम मिलेगा, फिर लोहा और फिर कैल्शियम। वहीं अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी में आपका आ जाएगा लोहा सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, फिर सिलिकॉन का, फिर मैग्नीशियम का और फिर निकेल का। तो इस क्रम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न श्योर शॉट देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा मिलेगा, तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ये स्क्रीनशॉट इसका आप जरूर रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है आपको बताना है, यानी कि रूपांतरित चट्टान इसमें से कौन सी है। तो इसमें से आपकी जो ग्रेनाइट है, जो बलुआ पत्थर है और जो आपका बेसाल्ट है, ये तीनों मूल चट्टानें हैं, लेकिन इसमें से आपकी जो संगमरमर है यह कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संगमरमर है यह कायांतरित यानी कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो धरातल पर जिस स्थान पर सर्वप्रथम हम भूकंप का अनुभव करते हैं उसको हम कहते हैं एपिक सेंटर। क्या हो जाता है, उसको हम कहते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर को हिंदी में हम कहते हैं भूकंप केंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। धरातल पर जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है, उसको हम कहते हैं भूकंप केंद्र, यानी कि एपी सेंटर। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं भूकंप के उत्पत्ति केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो भूकंप का जो उत्पत्ति केंद्र होता है उसको हम फोकस यानी कि भूकंप मूल कहते हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। भूकंप का जो उत्पत्ति केंद्र होता है उसको हम कहते हैं फोकस यानी कि भूकंप मूल कहते हैं, तथा सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों का जहां पर अनुभव किया जाता है उसको हम एपी सेंटर यानी कि भूकंप केंद्र कहते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और विश्व में जो सर्वाधिक भूकंप होते हैं किस पेटी में आते हैं, आपको बताना है। तो विश्व के जो सर्वाधिक भूकंप होते हैं आपको मिलेंगे परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया में जो है कोई भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है जितने भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी बन सकते थे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे, उनको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये देख लेते हैं स्ट्रोम्बोली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इटली के सिसिली द्वीप में आपको मिलेगा। तथा इसकी विशेषता क्या है, इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, जिसे आप याद रखिएगा। तथा इटली भी आपको मिलेगा, इटली के सिसिली द्वीप में। तथा यह भी एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना विसुवियस भी आपका इटली में है, यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी। तो इसकी खासियत भी आपको याद रखनी है। तो इटली में 3 इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं, स्ट्रोम्बोली जो कि सक्रिय है, एटना जो कि सक्रिय है, और विसुवियस जो कि सुसुप्त है। ये तीनों आपको मिलेंगे इटली में। तथा इसमें से जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। उसके बाद कोटोपैक्सी इक्वाडोर में मिलेगा आपको सक्रिय ज्वालामुखी, और फ्यूजियामा जापान में मिलेगा आपको सुसुप्त ज्वालामुखी। क्राकाटुआ आपको मिलेगा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जावा व सुमात्रा के मध्य मिलेगा। और चिम्बाराजो इक्वाडोर में मिलेगा आपको शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा यह एक शांत ज्वालामुखी आपको मिलेगा म्यांमार में। इसके बाद आपको मिलेगा एकांकगुआ, यह एक शांत ज्वालामुखी है, चिली और अर्जेंटीना के मध्य मिलेगा। तथा यह एंडीज की सबसे सर्वोच्च चोटी भी है एकांकगुआ, तथा यह एक शांत ज्वालामुखी है। माउंट कैमरून मिलेगा आपको अफ्रीका में, तथा अफ्रीका का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी थी, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ओजोस डेल सलाडो, यह चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। माउंट हेक्ला व लॉकी आइसलैंड में स्थित है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में मिलेगा आपको। तथा अफ्रीका का सबसे ऊंचा सुसुप्त ज्वालामुखी है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। मोना लाओ आपको मिलेगा यूएसए के हवाई द्वीप में। माउंट ताल, माउंट मयान और माउंट पिनाटाबो ये तीनों आपको मिलेंगे फिलीपींस में। इसके बाद देमबंद आपको मिलेगा, ईरान का ज्वालामुखी है देमबंद, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका माउंट सेंट हेलेंस, अगेन यह यूएसए का ज्वालामुखी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जिनको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। एसएससी जीडी की परीक्षा, यूपीएसआई की परीक्षा और लेखपाल की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था विश्व ज्वालामुखी का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।